हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं रियल तरीके से रियल सोर्स से पढ़ाई। वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसमें हमने पहला चैप्टर कर लिया था, अध्याय जिसका नाम था पालमपुर गांव की कहानी। उस कहानी को हमने पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। उसका हमने सबको सिस्टम समझा था कि कैसे वहाँ पे खेती मुख्य जो है क्रिया है, और दूसरी जो द्वितीयक क्रियाएं हैं वो अन्य चीज़ें हैं, डेयरी, परिवहन और छोटे लेवल पे विनिर्माण। आज का जो चैप्टर है, आज हम देखेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने संसाधन देखे थे कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने में या वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने में 4 संसाधन लगते हैं: भूमि, श्रम और पूंजी और मानव पूंजी, जिसे हम कहते हैं, जिसे कि हम यहाँ पे मानव पूंजी लिखा हुआ है। अभी तक एनसीईआरटी ने हमें मानव पूंजी ही बताया, तो हम वही ले करके चलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि मानव पूंजी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, जैसे जोखिम लेने की क्षमता, उद्यमिता। पर वो कैसे होगी, जब एनसीईआरटी हमें बताएगी हम उस हिसाब से समझेंगे, अपने आप से नहीं। एनसीईआरटी, ठीक है। तो आज का चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। अब लोग कैसे संसाधन के रूप में यूज़ हो रहे होंगे वो हम देखेंगे। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक पर संपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक पर संपत्ति के रूप में, यानी कि संसाधन के रूप में लोगों को देखने से हमारा जो मतलब है वो ये कि जो जनसंख्या है, जिसे हम अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था पे, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे, अगर हम उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी की तरफ या दायित्व की तरफ से हम ले, कोई बोझ की तरफ से ना लेते हुए हम उसे एसेट के तरीके से ले रहे हैं, परिसंपत्ति, इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले रहे हैं, हम उसे अपनी मजबूती की तरह से ले रहे हैं। परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करना। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मतलब जो जनसंख्या वैसे बोझ हुई होती है, जो निर्धन, गरीब और अशिक्षित जनसंख्या है, जिन्हें पालना पड़ता है, जब उसी हम जनसंख्या पर काम करते हैं, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करते हैं, तो वही जनसंख्या हमें मानव पूंजी के तरीके से यूज़ करने के लिए मिल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मानव पूंजी क्या है। जो भी जनसंख्या है वो स्किल्ड है और उनमें उत्पादन का ज्ञान है कि वो किसी भी चीज़ का वो निर्माण कर पा रहे हैं, नई नई चीज़ों का ईजाद कर पा रहे हैं, तो वो है क्या है, वो मानव पूंजी है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि हरित क्रांति ने, जब मानव ने कुछ चीज़ें इन्वेंट की, नए नए आविष्कार किए, तो क्या हुआ कि जो भूमि संसाधन हमने देखा था कि दुर्लभ है। मैं बहुत पिछले चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर अभी आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप पहले पिछला चैप्टर पढ़ लीजिए इकोनॉमी, तभी आपको आगे बेहतर समझ में आएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी प्लेलिस्ट में। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जो है, जो आईटी सेक्टर है, उसमें भी क्रांति है, और उसके हमें ये पता चलता है कि मानव पूंजी का महत्व क्या है, कि भौतिक मशीनरी से ज़्यादा है। परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब ये सब जो टर्म यूज़ हो रहे हैं, इन्हें एनसीईआरटी बताएगी, हमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर शब्दों पे जाएंगे तो क्या है कि राष्ट्रीय उत्पाद जो भी हैं, जो भी हमारे यूज़ करने की वस्तुएं सेवाएं हैं वो, और राष्ट्र में जो यूज़ करने वाली, और सकल जो संपूर्ण वस्तुएं जिन्हें हम राष्ट्र में यूज़ करते हैं, उनके सृजन के लिए जनसंख्या का क्या योगदान है, उनकी क्या क्षमता है। जनसंख्या जितनी स्किल्ड होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, वही है मानव पूंजी। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। यानी कि जब हम इन समस्याओं पर विचार करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम इसे पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। यानी मानव पूंजी तो मानव पूंजी है, पर मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है, इस तरीके से कि जब हम उसे स्किल्ड करने के लिए संसाधनों को, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों में हम जब इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारी जनसंख्या स्किल्ड होती है, क्षमतावान होती है, तो हमारा मानव पूंजी निर्माण होता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि निवेश कैसे करना है मानव पूंजी में, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा। प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ट्रेनिंग आ जाएगी, और उत्पादकता, जो अधिक बेहतर प्रशिक्षित लोग हैं उनकी उत्पादकता जो है वो अधिक है और उनकी आय भी अधिक है। यहाँ देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये उससे भी अधिक है। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा और डॉलर के समान है? और ये बोल रहे हैं कि ये तो उससे भी अधिक है, कि जो पूंजी है, डॉलर है, वो तो उसका एक सीमित मूल्य है, वो उतने में ख़त्म हो जाएगी, बट मानव पूंजी का कोई सीमित नहीं है, वो मानव सीखते ही रहते हैं और उनकी क्षमता का कोई लिमिट नहीं है। अब देखते हैं कि मानव पूंजी क्या है। संसाधन के रूप में लोग यहाँ पे देखो लगे हुए हैं, ये लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लोग डॉक्टर हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मशीन पे यहाँ पे दर्जी हैं, ये मानव पूंजी है। देखते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक कहाँ थे हम? यहाँ से हमें पढ़ना है, इस साइड से। आइए चर्चा करें। चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के किस प्रकार परिसंपत्ति हैं? अब ये कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहे हैं। ये आप इंजीनियर देखिए, यहाँ पे ये कुछ पढ़ा रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये मानव पूंजी बनाने में कर रहे हैं, ये भौतिक पूंजी बनाने में दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी मानव पूंजी को स्किल करने में, उनको अच्छा स्वास्थ्य देने में काम कर रहे हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। अब आपको ये समझना चाहिए कि मानव पूंजी इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकती, यानी कि जो मानव संसाधन है वो तो खुद एक संसाधन भी है, लेकिन साथ में मानव संसाधन जो है वो दूसरे संसाधनों का भी उपयोग कर सकता है भूमि पूंजी का, लेकिन भूमि पूंजी अपने आप को उपयोग नहीं कर सकते, किसी और को उपयोग नहीं कर सकते। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। यानी हम नेगेटिव सोच रहे थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। तो हम कैसे इसे परिसंपत्ति में बदल सकते हैं? हम जब इनके लिए प्रशिक्षण के लिए, इनकी ऊपर बढ़ने की दिशा के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। तो निम्नलिखित 2 उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। सकल की कहानी। अब सकल क्या है? 2 मित्र
विलास और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दे दी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे और उपयोगी जो है संसाधन बनते हैं, कि यानी जो उसके माँ बाप थे वो खेतों में काम करते, घर में काम करते, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा उत्पादक बनाया। अब देखिए विलास की कहानी पढ़ते हैं। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपया कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम कमा पाता था। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे सेम वही बच्चा है, उसी गाँव में है, लेकिन चूँकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, उसे सुविधाएं नहीं मिल पाई और उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वो मानव संसाधन के रूप में नहीं बन पाया, वो स्किल्ड नहीं हो पाया, तो अब उसकी हालत जो है वो नीचे की तरफ जाने लगी। वहीं पे विलास जो है वो अच्छा खासा कमाने लगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये विलास है, ये मछलियाँ बेच रहा है, और ये जो है विलास है और ये सकल है और ये बढ़िया से फॉर्म में काम कर रहा है। क्या दोनों मित्र के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर है, ये आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं अपने आसपास के उदाहरण से। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की ही भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सुविधाओं का होना और परिस्थितियाँ जब अच्छी होती हैं तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं, और परिस्थितियाँ खराब होती हैं तो कैसे नीचे की तरफ जाने लगती हैं। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा ये दो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। जैसे हम भूमि में और पूंजी में निवेश करते हैं, सेम उसी तरीके से अगर देश जब हमारा निवेश करता है तो शिक्षा चिकित्सा में निवेश भी जो होता है, कोई भी फैमिली अगर शिक्षा और चिकित्सा में निवेश करती है तो वो उसको आगे ही लेकर के जाएगी। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। देख रहे हैं कि कैसे साइकिल है कि अगर माँ बाप पढ़े हैं, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को स्वस्थ
पोषण पे ध्यान देंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे, तो चिकित्सा की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो फिर वो उसका बच्चा भी आगे चल के वो उन्हें अपग्रेड करेगा, फिर उसके माँ बाप को अच्छी सेवा मिलेगी। तो ये सर्कल चलते रहता है। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित एवं अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। तो विलास के उदाहरण से देख सकते हैं कि जब अगर परिस्थितियाँ ऐसी है, जो माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके पास खुद जो स्किल्ड नहीं है, उनके साथ वही वाला चक्र चलता रहता है कि उनकी स्थिति खराब होगी, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, कर्जे में डूबेंगे, बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चा भी बीमार होगा, हॉस्पिटल जाएगा और फिर वो भी कम कमा पाएगा और फिर वही स्थिति बनी रहेगी। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान के आगे बढ़ने का मेन कारण क्या है कि मानव संसाधन पर निवेश। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? अब सोचिए कि इनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, सिर्फ मानव संसाधन थे। वो प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, फिर भी वो धनी विकसित देश बन गए। हमारे पास तो मानव संसाधन भी है, प्राकृतिक संसाधन भी है, श्रम भी है। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने। यानी कि इन्होंने लोगों को विकसित किया और लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकियाँ विकसित की, जिनसे इन्होंने अपनी चीज़ों को बेचा और जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें खरीदा। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। अब ये देखते हैं कि ये विभिन्न क्रियाकलाप क्या क्या हैं जो 3 तरीके में विभाजित है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं खनन एवं उत्खनन शामिल है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? मुर्गी पालन, पशुपालन, खेती, वानिकी और उत्खनन, ये सब। द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण का मतलब है कि कोई चीज़ आपके पास पहले से कोई आपके पास एक कच्चा माल है, आपने उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी, अब उसको एक नया प्रोडक्ट बना दिया, यानी विनिर्माण कर दिया आपने उसका वापस से। जैसे कि आपके पास ऊन है, आपने सिलाई है, आपने दोनों को मिला के एक स्वेटर बुन दिया। अब स्वेटर जो है वो आपकी ज़रूरत के लिए रेडी हो गया। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र में सेवा वाली चीज़ें हैं, जो व्यापार वगैरह है, बीमा है, परिवहन है, संचार, बैंकिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराती हैं कि आपके पास जो विनिर्माण की चीज़ें हैं उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, विनिमय के लिए ईजी बनाएंगी। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? यही राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन, जो उत्पादन वाली चीज़ें हैं, जो भी क्रियाकलाप इन तीनों क्षेत्रों में जो भी क्रियाकलाप होता है उसके फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट बन के आता है उसमें मूल्यवर्धन होता है, तो वो क्या होता है? वो आर्थिक क्रियाएं हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कितने टाइप की हैं? बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं में बांटी गई हैं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। यानी कि उत्पादन में 2 टाइप का है। एक तो कि गैर बाजार वाली जो क्रिया है वो खुद के लिए, जैसे खेती की गई और खुद ही उगा के खा लिया गया, तो कहीं ना कहीं उत्पादन तो हुआ, उसका उपभोग भी हुआ, लेकिन वो बाज़ार में नहीं गई, चीज़ें बाज़ार से नहीं जुड़ी, उन्हें खरीदा बेचा नहीं गया। पर जो बाज़ार की क्रियाएं हैं वो क्या है? वेतन या लाभ के माध्यम उद्देश्य से की गई हैं, जिनके बदले में हमें कुछ पैसे या पारिश्रमिक मिलते हैं। क्या आप इस क्षेत्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पे खेती हो रही है, खेती प्राथमिक क्षेत्र है, और यहाँ पे विनिर्माण है, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे सामान बन रहा होगा, तो ये द्वितीय क्षेत्र है। और यहाँ पे जहाज है, पानी का है, तो ये क्या हो रहा है? ये सब जहाज है, ये है तृतीय क्षेत्र, परिवहन वगैरह।
प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। एक मिनट, इनमें गैर बाजार क्रियाओं में क्या क्या आता है? इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग। प्राथमिक उत्पाद क्या हैं? वही जो खेती वगैरह से होते हैं, कृषि के उत्पाद हो गए, मछली हो गई, खनन से, उनका उपभोग, प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। यानी जो भी अचल संपत्ति हैं, जैसे भूमि वगैरह है, जो भी भवन वगैरह है, उनका स्वयं ही मतलब कि अपने लिए ही उपभोग करना। क्रियाकलाप, अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम को आप 3 क्षेत्रकों में से किस क्षेत्र में रखेंगे। बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। अब ये क्रियाएं ये आर्थिक क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाएं? विलास गांव के बाजार में मछली बेचेगा तो ये आर्थिक क्रिया है, क्योंकि थोड़ा पैसा तो इनकम होगा। अपने परिवार के लिए खाना पकाता है तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है, ये आर्थिक क्रिया है। सकल अपने छोटे भाई बहन का देखभाल करता है तो ये आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा, क्योंकि इससे कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन क्यों? ऐतिहासिक कारण है, उसके पीछे सांस्कृतिक कारण है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। तो इसमें तो ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सब ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं। ऑब्जर्व करके आपको अर्थशास्त्र सीखना है। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। यानी कि काम तो महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन उनको उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा है। घर के काम के बदले कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी जो आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए उनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जा रहा है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह मछलियों को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। बाजार में किसी व्यक्ति की आय कितनी होगी वो डिपेंड करती है कि उसमें कितना स्किल है और कितनी शिक्षा है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है क्योंकि उनकी शिक्षा कम है और कौशल कम है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। यानी कि औरतों को जो ये सब सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं नहीं है। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। कि अगर महिलाएं जब ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, स्किल्ड हैं, तो उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहनें साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। यानी औरतों ने कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा जो चुना है वो ये चुना है कि वो उन्होंने शिक्षा या फिर चिकित्सा का क्षेत्र चुना है अपने लिए, लेकिन बहुत कुछ औरतें जो हैं वो प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी हैं जा रही हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता देखते हैं कि क्या है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के द्वारा लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है साक्षरता दर, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, उनकी व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देश के लोगों द्वारा जो प्राप्त कौशल है उनका कौशल निर्माण कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि जनसंख्या की गुणवत्ता कैसी होगी। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं, यानी ये एसेट होती हैं, ये बोझ नहीं होती हैं, लाइबिलिटी नहीं होती है, एसेट होती हैं। शिक्षा देखते हैं ये क्या है। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। आगत मतलब क्या होता है, इनपुट। इसने उसके लिए नई क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। अब देखते हैं कि मतलब सरकार ने हमारे लिए क्या क्या किया है कि जब शिक्षा इतनी ज़्यादा हो है तो शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच का प्रावधान किया है। नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21 2021 में घटकर 2.8 बताया गया है। तो पहले इस पेज को निपटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षक की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। यानी आप शिक्षक का रोल देख सकते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है शिक्षक का, जिससे मानव संसाधन शुरुआत में निर्मित होता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से क्या होती है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुँच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान है, क्योंकि उसमें क्षमता ज़्यादा होती है ग्रास्प करने की चीज़ों को। अब यहाँ देखते हैं कि भारत की जनगणना महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय ने, यहाँ पे व्यक्ति हैं, पुरुष हैं और ये थर्ड क्या है, महिलाएं हैं। भारत में साक्षरता दर जो है वो इस तरीके की है कि महिलाएं जो हैं 2018 में उनकी साक्षरता दर बढ़ी, लेकिन पुरुष अभी भी साक्षरता दर में इतने आगे हैं और ये दोनों का मिला करके एवरेज है। सबसे साक्षरता दर जो है वो कम थी। यहाँ पे साक्षरता दर लगातार जो है देखेंगे आप बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुई है। यहाँ पे आकर के थोड़ी सी स्थिर हो गई है ये 2011 के बाद से। आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? हाँ। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? अब सर्वाधिक साक्षरता दर जो थी अगर हम वो देखें तो ये है शायद। भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है?
क्योंकि पुरुष जो है वो सांस्कृतिक रूप से और उनकी जो परिस्थितियाँ बनाई गई हैं सामाजिक रूप से, उन्हें अधिक बाहर निकलने के अवसर प्राप्त होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों? क्योंकि उन्हें घर की चीज़ों की जिम्मेदारियों में ज़्यादा रखा जाता है, उनसे कम अपेक्षाएं होती हैं। आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? उनकी पढ़ाई वगैरह देखेंगे, चेक करेंगे कि उन्हें पढ़ना लिखना आता है कि नहीं। 2025 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? बढ़ी ही होगी, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, सोशल मीडिया वगैरह भी आ गया, तो लोगों की साक्षरता दर बढ़ी ही है। क्रियाकलाप क्या है? अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराएं। अगर उनमें कोई अंतर है तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएं। तो ये आपको देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि कितने लड़के आ रहे हैं, लड़कियां कम क्यों आ रही हैं, लड़के ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए बोला गया है। अब जो देखते हैं कि जो 2020-21 के बजट में है, जो जीडीपी का 2.8% जो होगा वो शिक्षा पर व्यय होगा। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2018 में 85% हो गई है। यानी कि 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? मात्र 18% जनसंख्या जो थी वो साक्षर थी। 2018 में 85% हो गई है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में इन्वेस्ट किया गया। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। कि मतलब उनको शिक्षा प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है, और दूसरे जब वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तब वो समझ पाएंगे कि अच्छा उनके अधिकार क्या क्या चीज़ें हैं, उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, वो किस चीज़ों को सरकार से मांग सकते हैं। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। यानी महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर है वो 16% का अभी अंतर है। एक दूसरे में महिलाएं 16% जो है वो कम शिक्षित हैं पुरुषों से। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। यानी कि जो शहरी क्षेत्र में जो है शिक्षा वो 14% अधिक है, गाँवों में कम है। वर्ष 2011 में केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% है। यानी राज्य के हिसाब से भी साक्षरता दर अलग अलग है। वर्ष 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गाँव में फैली है। यानी भारत में कितने गाँव हैं? लगभग इतने से भी ज़्यादा गाँव हैं। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। यानी कि आप देखेंगे कि शिक्षा में निवेश करने के बावजूद भी इतनी क्यों खाइयाँ बनी हुई हैं? क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निम्न है, और दूसरे पढ़ाई बीच में छोड़ देने की टेंडेंसी है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, या सांस्कृतिक कारण है, या कुछ स्वास्थ्य का कारण है, तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए हैं। तो ये सब कुछ कार्यक्रम जो किए जाते हैं कि लोगों को स्कूल की तरफ लौटाया जाए, कैसे भी करके अपना मानव संसाधन हमें बढ़ाना है। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यानी कि बच्चे ताकि स्कूल में रुकें तो उनको क्या बोला जा रहा है, उनको भोजन भी दिया जा रहा है, क्योंकि भोजन की वजह से बच्चे चले जा रहे थे काम करने, और बीमारी की वजह से चले जा रहे थे, तो उनके पोषण में सुधार के लिए दोपहर में भोजन दिया जा रहा है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। यानी कि 12वीं योजना में क्या किया गया? उच्च शिक्षा पर भी व्यय किया गया। इसमें भी लोग आगे बढ़े, क्योंकि नॉर्मल तो पढ़ ले रहे हैं, 12वीं तक ग्रेजुएशन कर लिया, उसके आगे उच्च शिक्षा लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि जिससे कुछ वो स्किल सीखें। कैसी स्किल? जैसे कि व्यवसायीकरण या सूचना प्रौद्योगिकी का कुछ भी उपयोग कर पाएँ, तो वो सब चीज़ें नहीं सीख पा रहे थे। तो इसके लिए भी योजना चलाई गई कि इनका नामांकन बढ़ाया जाए, और 27% नामांकन बढ़ा भी।
प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा लेने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती को। अब देखते हैं, ये भी एक ग्राफ है। ये सब एक विजुअलाइज करने का एक तरीका है, ऑब्जर्व करने का एक तरीका है कि हम देख पाएँ कि 1951 में क्या है कि महाविद्यालयों की संख्या सिर्फ इतनी है, विश्वविद्यालयों की सिर्फ मात्र 30 है, विद्यार्थी इतने हैं और शिक्षक जो हैं वो इतने हैं। और ये जो ईयर है 2016-17 का, इसमें आप देखेंगे कि विद्यार्थी भी इतने ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो है ये टीचर्स भी इतने हैं। ये अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध अंतिम गणना था। यहाँ पे 2020 में क्या हो गया कि महाविद्यालयों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ के 1236 हो गई है, विद्यार्थी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और शिक्षक जो हैं वो पर पिछले की अपेक्षा कम हो गए हैं शिक्षक भर्ती। जबकि शिक्षक भर्ती विद्यार्थी बढ़े हैं तो और बढ़नी चाहिए। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा कि शिक्षक की भर्ती जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे अटकी पड़ी है। जबकि इसे और भी बढ़ना चाहिए। हमें शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है बच्चों को स्किल्ड करने के लिए। सारणी 2.1 की कक्षा में चर्चा करें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? शायद इतनी भी पर्याप्त नहीं है और होनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? ज़रूर बढ़ानी चाहिए। वर्ष 1950-51 से बढ़कर 98-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? अब देखते हैं। 50 से 98-99 में शिक्षकों में वृद्धि जो है वो बहुत तेज़ी से हो गई है। यहाँ 24,000 से यहाँ 3.5 लाख तक पहुँच गई है। भावी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आगे चल के विश्वविद्यालय होने चाहिए, उनमें शिक्षकों की थोड़ी सी कमी हो सकती है? बच्चे तो जा ही रहे हैं, शिक्षक और भर्ती करनी चाहिए। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? अब आप देखिए, जो लोग अगर रोजगार क्यों देंगे ऐसे लोगों को कि जो रोगी हैं, जो उनका काम नहीं कर पाएंगे, जो स्वस्थ होंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, उन्हीं को तो काम दिया जाएगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, क्योंकि जब जनसंख्या स्वस्थ रहेगी तभी तो वो पढ़ लिख पाएगी, तभी तो वो उत्पादन कर पाएगी। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। यानी इसी हिसाब से हम ज़रूरतें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है हमारे लोगों को, उस हिसाब से हम नीतियाँ बनाते हैं। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य देना, अच्छी से परिवार कल्याण, अच्छा पौष्टिक सेवा देना। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया, यानी कि अच्छी सफलता मिली है। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 59.4 वर्ष अधिक हो गई है। जीवन प्रत्याशा मतलब कि कितना वर्ष जी रहे हैं आबादी एक औसत रूप से। शिशु मृत्यु दर जो है ये 1951 के 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि जहाँ इतने बच्चे मर रहे थे, मृत्यु दर है किसी एक संख्या में से 1000 बच्चों में से इतने बच्चे मर रहे थे, अब इतने ही मर रहे हैं। बहुत बच्चों को बचाया जा सक रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से दी जा रही हैं। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20 और मृत्यु दर 6.2 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आकर
आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं के संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। यानी हर तरीके से देखा जा रहा है कि किसी भी स्वास्थ्य मतलब जो व्यक्तियों को स्वस्थ करने का लक्ष्य बनाया गया है उसमें बचपन से ही कोशिश की जा रही है कि बच्चे ही स्वस्थ पैदा हों, माताएं स्वस्थ रहें, स्वस्थ बच्चे पैदा हों और अच्छे से उनका जीवन जो है स्वस्थ रहे, वो स्कूल में भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाएँ और आगे भी चल के स्वस्थ रह सकें। यानी कि समग्र रूप में सोचा जा रहा है। ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन इंडिया का आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से। आइए चर्चा करें। सारणी 2.2 को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 1951 से 2020 तक औषधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अभी सारणी हम देखते हैं। 51 से 2020 तक औषधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1951 से 2020 तक डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखते हैं कि औषधालयों मतलब कि हॉस्पिटल्स में कितनी वृद्धि हुई है और प्लस कर्मियों और डॉक्टरों में कितनी वृद्धि हुई है। जो सारणी है इसमें तो दिया ही यहीं से है, 2014 से 2019। उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे औषधालय तथा अस्पताल ये इतने ही थे, अब ये इतने हो गए हैं। हालांकि मतलब बहुत धीरे ही बढ़ रह पा रहे हैं। बिस्तर जो थे वो इतने थे, अब वो इतने 8 लाख पे पहुँच गए हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत जो डॉक्टर हैं वो इतने हैं। अब जो हैं वो डॉक्टर कितने हो गए हैं? घट ही गए हैं। बीच में इतने बढ़े थे लेकिन अब फिर से घट गए हैं। नर्सिंग कर्मी जो हैं वो 26 लाख थे, अब वो कम हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? थी नहीं तो क्यों वृद्धि नहीं उल्टा घट गए हैं? किसी अस्पताल में आप देखते हैं, किसी अस्पताल में आप कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहेंगे? आप हाल में जिस अस्पताल में गए उस पर चर्चा करें। आपको ऑब्जर्व करना है कि बिस्तर हो, वहाँ पे डॉक्टर्स हो। इन सारणी का प्रयोग करते हुए क्या आप एक आरेख बना सकते हैं? जस्ट 1 मिनट। अब इनका आरेख बनाने का मतलब यही है कि आप डॉक्टरों की संख्या ले लीजिए और देखिए कि वो घट रही है, किस वर्ष बढ़ रही है, ये करके आरेख बनाने का काम है, वो आप अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। क्रियाकलाप क्या है? आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और निम्नलिखित विवरण पर नोट करें। जिस अस्पताल में आप गए उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितनी नर्सें कार्यरत हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधालय हैं। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये जानना कि आपके अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, कितने बेड हैं, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करें। कितनी नर्सें हैं, कितने अस्पताल हैं आपके इलाके में, कितने औषधालय हैं। औषधालय मतलब कि मेडिकल, और अस्पताल कितने हैं वो। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं, मतलब कि हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। यानी कि सिर्फ इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इतने डेंटल कॉलेज हैं, जबकि और होने चाहिए, इतने सारे जनसंख्या है। सिर्फ 4 ही राज्य में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हैं, बाकी सब में हैं भी नहीं। मतलब इन राज्यों में जा करके बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती होगी। बेरोजगारी क्या है? सकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला और क्या जीतू सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? वैसे अगर देखें तो वो बेरोजगार, क्योंकि उन्हें आय नहीं मिल रही है तो वो बेरोजगार ही हैं। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। तो मतलब क्या है, क्योंकि ये रोजगार पे ये काम बेरोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि ये इच्छुक ही नहीं है।
इन्हें करना ही नहीं है, ये अपना खेल कूद रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ये अपना अपने आप से घर संभाल रही हैं, ये बेरोज़गारी नहीं है। बेरोज़गारी का मतलब है कि जब व्यक्ति इच्छुक है काम करने का, एक कोई काम करना चाहता है, उतना पैसा कमाना चाहता है, पर वो उतना कमा नहीं पा रहा और उसे उस टाइप का काम नहीं मिल रहा है। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और नहीं सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है, तो ये लोग बेरोजगार नहीं हैं। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। श्रम बल है यानी कि जो हम काम कर सकते हैं देश के लिए, उन जो 15 से 59 वर्ष के बीच में, यानी कि इसके पहले के जो बच्चे रहेंगे वो काम करने के लायक रहेंगे नहीं, छोटे रहेंगे, और इसके बाद भी लोगों की शक्ति कम हो जाती है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है और वो अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो इस उम्र से ज़्यादा के हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। बेरोजगारी तो है लेकिन बेरोजगारी अलग अलग टाइप की है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ये जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं, यानी कि कटाई बुआई का मौसम आएगा तब तो काम पे लगेंगे, लेकिन फिर बीच में उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीने में कृषि पर आधारित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि लोग काम कर में लगे हुए हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों की काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं, यानी कि वही मतलब जितने के लोगों की ज़रूरत नहीं है उतने लोग काम में लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा उसी में टाइम पास कर रहे हैं। पर मिला करके जैसे 10 रोटी बनानी है उसे 2 लोग बना सकते हैं 5-5 रोटी, लेकिन अब उसे 4 लोग बना रहे हैं, या मतलब उसे 5 लोग बना रहे हैं 2-2 रोटी 2-2 रोटी। तो उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने बनाई नहीं, रोटियाँ तो कुल मिला के 10 ही बन रही हैं। यहाँ 5 लोगों के हिसाब से अगर 5-5 रोटी बनाते तो बननी तो 25 रोटी चाहिए थी, लेकिन बनी तो 10 ही। तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। अब शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी क्या है? मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारी अनेक युवक बेरोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। अब जैसे कि आपको होना चाहिए कि जब ज़्यादा शिक्षित लोग हैं तो उन्हें तो ज़्यादा जल्दी रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन मैट्रिक वाले जो हैं बल्कि रोज़गार पा जा रहे हैं छोटा बड़ा, पर जो ग्रेजुएट हैं जो कि स्नातक पास किए हुए हैं उनको ज़्यादा अच्छे से जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो अच्छा और जॉब करना चाहते हैं, ज़्यादा पेमेंट पाना चाहते हैं और उन्हें उस तरीके की जॉब अवेलेबल नहीं है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। यानी कि कहीं कहीं पे लोग जो है वो शिक्षित हैं और वो बेरोजगार हैं, लेकिन वहीं पे देश को तकनीकी कौशल की ज़रूरत भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, यानी कि जब जो जनशक्ति संसाधन है वो स्किल्ड है, वो तैयार हो गया है, अब उसे काम ही नहीं मिल पा रहा, तो आपका मानव पूंजी किस काम का है फिर? लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। यानी कि जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर ली और उनके हिसाब का उन्हें काम ही नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ा जो है ये फालतू का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये पूरा व्यर्थ चला गया। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, और ये पूरा बोझ किस पर पड़ेगा? सरकार पर, क्योंकि सरकार ने इन्वेस्ट किया था, इतनी योजनाएं चलाई थी लोगों को शिक्षित करने के लिए, बहुत वेल एजुकेटेड करने के लिए, स्किल्ड करने के लिए, और लोगों ने रोजगार ही नहीं प्राप्त किया, लोग घर पे बैठे हैं, उत्पादकता ही नहीं बढ़ी, देश में सामान ही नहीं उत्पादन हो रहा है, तो देश पर कहीं ना कहीं वो दबाव पड़ा, देश का इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार चला गया। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है।
बेरोज़गारी में अगर बढ़ेगी तो जो लोग काम कर रहे हैं ऐसा लगेगा कि उनके पैसे से जो लोग बैठे हैं वही खा रहे हैं। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। यानी कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो आय कम होगी तो फिर वो क्या करेंगे कि चीज़ों में बचत करने लगेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को इग्नोर करने लगेंगे, पढ़ाई से धीरे धीरे छूटना, उच्च जो स्तर की जो पढ़ाई है वो छूटने लगेगी। और फिर क्या है, फिर वो उसी वाले दुष्चक्र में फंस जाएंगे कि कम आए, फिर वो अनस्किल्ड लेबर में चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। यानी कि बेरोजगारी बहुत खतरनाक चीज़ है, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब इससे पता चलता है जैसे एक एक परिवार में मंदी आएगी तो धीरे धीरे वो देश में ही तो मंदी बढ़ जाएगी। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। पहले तो मानव संसाधन का ही ये जो है वो बर्बादी है, और दूसरे फिर जब मानव संसाधन ही इसकी बर्बाद हो गया है तो फिर वो दूसरे संसाधनों का क्या यूज़ कर पाएगा। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व तो बन जाएंगे, यानी बोझ बन जाएंगे। तब जनसंख्या कब बोझ बनती है, जब उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया गया और उन्हें अच्छे से मानव पूंजी नहीं बनाया जा सका। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं। यानी कि हमें लगता है कि भारत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी क्षमता बहुत जितनी है या तो उन्हें उसी हिसाब का काम नहीं मिला है, या तो वे बहुत ज़्यादा दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, शायद इसलिए वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह का जीवन निर्वाह कर पाते हैं। यानी कि वो अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगार ही हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। कैसे? खेत में काम करने में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। यानी कि बेरोजगारी मतलब काम तो सारे परिवार के लोग कर रहे हैं लेकिन इससे परिवार की गरीबी थोड़ी ना कम होगी। वो तो खेत में जितना अनाज उगना था वो 2 लोग से भी उगेगा, वो 4 लोग से भी उगेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे लोग क्या करते हैं, फिर प्रवास करते हैं, दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं रोजगार तलाशने के चक्कर में। देखिए ये क्या कर रहे हैं। क्या आपको स्मरण है कि जब आपने जूते या चप्पल ठीक कराए थे तो कितना भुगतान किया था, कितना कम भुगतान होता है। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का, यहाँ पे श्रम होना चाहिए कि श्रम का सबसे अधिक अवशोषण कौन कर रहा है, कृषि कर रही है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में चला जाता है जो कृषि से बचता है। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र यानी कि जहाँ पे विनिर्माण हो रहा है वहाँ पे भी जो बहुत छोटे पैमाने पे विनिर्माण हो रहा है, बहुत सारे श्रमिक वहीं पे लगे हुए हैं, बड़े पैमाने के काम पे नहीं लगे हुए हैं। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव में अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। कि देखते हैं कि गांव में लोग कैसे दायित्व के बजाय परिसंपत्ति बन रहे हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था जिससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। मतलब किसी को ऐसा नहीं था कि कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया।
लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौटा। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार कर दिया। मतलब उसने इतना पढ़ाई लिखाई की कि उसने सोचने की क्षमता बढ़ाई और एक हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिससे उन्हें आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय बचने लगा। यानी कि अब आप देखेंगे कि अपने यहाँ ही रोजगार सृजित करना, संगठित तरीके से स्किल बनाना भी बहुत ईजी है। गांव में भी चीज़ें हो सकती हैं, बस वहाँ पे अच्छे से उन बारे में सोचा जाए कि कैसे किया जा सकता है, स्किल बनाया जाए और उस तरीके से लोगों से वही काम किए जाएं जिसमें उनकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग खेत में ही काम कर रहे हैं, दूसरे काम भी करें। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव, जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गाँव की कहानी थी, जहाँ मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। यानी कि गांव को अगर विकसित करना है तो किस तरीके से, अब यहाँ के गांव क्या करेंगे, हॉस्पिटल भी खोल देंगे, यानी कि कोई लोग बीमार नहीं होंगे, या बीमार मतलब कम पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो उन्हें दूर जो जा रहे थे, बहुत खर्चा उनका पड़ रहा था, वो खर्चा कम हो जाएगा, वो खर्चा उनका बच जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे जो टाइम लगता था। तो यही है कि जब हम बढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक एक चीज़ में बढ़ने ही लगते हैं। सारांश देख लेते हैं। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। यानी इनपुट्स, थोड़े से इनपुट्स अगर हम डालते हैं शिक्षा वगैरह में, थोड़ा सा एफर्ट ले लेते हैं, इनपुट्स डाल देते हैं शिक्षा वगैरह में, तो वो संपत्ति बनाने में काम देती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा इनपुट किया, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दी और उसने फिर आगे बढ़ के काम किया, अच्छा सा स्किल्ड हो गया। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? ये सब बहुत ईजी से क्वेश्चन है, जिसको आप अपना खुद से करने का ट्राई कर सकते हैं। चूँकि बहुत समय हो जाता है एक चैप्टर को करने में, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से कर सकते हैं। बहुत इजी हैं। आप अगर खुद से सोचेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप वापस से चैप्टर रिपीट कर सकते हैं अगर इनको क्वेश्चन आंसर करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो। जैसा भी आपको लगता है चैप्टर, जैसा भी मेरा एफर्ट लगता है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग, अपना समर्थन, अपना सपोर्ट इसी तरीके से दिखाते रहें, अपना प्रेम दिखाते रहें। आप बहुत अच्छा प्रेम दिखा भी रहे हैं। मिलूंगी मैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।